हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वन शॉट लेक्चर के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आ गई बात समझ में? अब सबसे पहले देख लेते कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है, एलिमेंट्स और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में डॉबेरेंस ट्रायड्स, डॉबेरेंस ने क्या कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद में न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, ये क्या था। उसके बाद में मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हमें क्या कहता है। और लास्ट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? सो वन बाय वन हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शुरुआत कहां से हुई, यह हमें सबसे पहले जानना जरूरी है ना। देखो, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑल द सेम टाइप। इनिशियली अराउंड 1800 के आसपास, 1800 साल 1800 के आसपास सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, बराबर। 30 एलिमेंट्स हमें पता थे, बराबर। जैसे जैसे समय बीतता गया तो आज तक साइंटिस्ट ने टोटल 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है, और उसी को ही हम पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफाई करते हैं। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखो, टू मैनेज द स्टडी ऑफ मेनी एलिमेंट्स साइंटिस्ट लुक फॉर द पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज। अब क्या है कि आपके क्लास में जैसे डिविजन्स रहते हैं, अलग अलग डिविजन्स रहते हैं, है ना। मतलब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। अब स्टैंडर्ड के बाद फिर डिवीजन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। वैसे ही यहां पर एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इनके अंदर हमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, और इन सिमिलैरिटीज के बेसिस में हम इनको ग्रुपिंग में बांटते हैं, बराबर। आफ्टर दैट इनिशियली एलिमेंट्स जो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज किए गए थे। सबसे पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स, बराबर। आफ्टर दैट धीरे धीरे मेटेलॉइड्स को भी आइडेंटिफाई किया गया। किसको आइडेंटिफाई किया गया बेटा? मेटेलॉइड्स को, बराबर। आफ्टर दैट as the knowledge expanded, scientists experimented with different classification methods. जैसे जैसे नॉलेज एक्सपैंड होता गया वैसे वैसे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स को ढूंढकर निकाला, बराबर। और आजकल के जमाने में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो यहां पर क्या है बेटा, डॉबेरेंस ट्रायड्स। डॉबेरेंस ट्रायड्स हमें क्या कहता है? देखो 1817 में, 1817 के करीब एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉबेन प्रपोज द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स। उसके प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास से रिलेटेड थी, बराबर। मतलब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने तीन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। अब वो क्या रिलेशन था इसको भी हम देखेंगे। ही क्रिएटेड ग्रुप्स कॉल्ड ट्रायड्स। उन्होंने तीन एलिमेंट के ग्रुप्स क्रिएट किए, है ना, जिसको क्या नाम दिया बेटा? उन्होंने ट्रायड्स नाम दिया, बराबर। ईच कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब तीनों में इन्होंने क्या डाल दिया बेटा? सिमिलर एलिमेंट्स को डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मेल खाती है, बराबर। देन डॉबेरेन अरेंज ट्रायड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने किस तरीके से उसको अरेंज किया बेटा? उनके एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो लेता चला गया, बराबर। देन ही ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अबाउट द एवरेज ऑफ अदर टू। देखो ये बीच का जो एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक, अब यहां पर मैं नाम दे देता हूं ABC। एटॉमिक मास ऑफ B, ये क्या है बेटा? This is the mean of, है ना, this is the mean of atomic masses of A and C. Therefore we can write it over here, है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, ओके। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, यानी कि इट इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? आफ्टर दैट उसके बाद देखो
he observed that atomic mass of the middle element was about the average of other two. जो दो है मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास उसका क्या है बेटा, एवरेज है, बराबर. नॉट ऑल नोन एलिमेंट्स फिट इनटू डोबेरेंस ट्रायर. लेकिन यहां पर फिर से एक दिक्कत थी कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय मौजूद थे वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे, बराबर. अब इसके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो आगे चल के क्या हुआ देखो. अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, है ना. डोबेरेंस ट्रायड्स का एग्जांपल देख लेते हैं. देखो यहां पर ट्रायर है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है. लिथियम का एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है बेटा, 6.9 है, बराबर. उसके बाद एलिमेंट 2, यहां पर मीन लेना है हमें, है ना. मतलब किसका मीन लेना पड़ेगा बेटा, यहां पर 6.9 प्लस हमें पोटेशियम का एडिशन करके उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखो यहां पर 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आता है बेटा, 23 आता है, बराबर. और यही 23 मास जो है वो किसका है बेटा, एटॉमिक मास सोडियम का है. मतलब पोटेशियम के मास को हमने ऐड कर दिया, पोटेशियम के मास को हमने ऐड कर दिया लिथियम के साथ, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि उन दोनों के एटॉमिक मास का हमने एवरेज लिया और हमें जो वैल्यू मिली वो वैल्यू किसके एटॉमिक मास के इक्वल है बेटा, वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है, बीच का जो एलिमेंट है उसके, बराबर. अब इस ट्रायड के कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं. हमारे पास सिंपल मीन का फॉर्मूला A+B/2. अब यहां पर क्या है, कैल्शियम Sr एंड Ba. तो कैल्शियम 40.1, स्ट्रोंटियम जो 40.1 प्लस 137.3, यानी कि जो बेरियम है उसका एटॉमिक मास हमने लिया, डिवाइडेड बाय 2, 88.7 वैल्यू आती है, बराबर. और यहां पर स्ट्रोंटियम की भी वैल्यू कितनी है बेटा, 87.6 है, यानी कि लगभग उसके करीब है, उसके सिमिलर है. आ गई बात समझ में. यहां पर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहां पर क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 35.5, बराबर. आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, 126.9. दोनों को मिला देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 81.2, बराबर. अब यहां पर Br 79.9. अब यहां पर देखो डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है ना, यहां पर बढ़ता जा रहा है. तो देखो यहां पर आगे इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे कि हर 3 ग्रुप ऑफ एटम को ये जो क्राइटेरिया है डोबेरेंस का ये फिट नहीं बैठता था, बराबर. तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास फिर से एक थ्योरी आती है. किसकी थ्योरी आती है बेटा, वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब इन साइंटिस्ट ने भी क्या किया बेटा, लगभग सिमिलर काम किया. अब किसके सिमिलर काम किया, ये जो डोबेरेंस ने किया था 3 के ग्रुप में उसको बांट दिया था, इसने 3 की जगह पे यहां पर 8 के ग्रुप में इसको बांट दिया, बराबर. अब किस तरीके से, 1 बाय 1 हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, बराबर. सो यहां पर देखो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स इन 1866 अरेंज एलिमेंट्स बाय एटॉमिक मास. इन्होंने भी सबसे पहले क्या किया बेटा, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास में अरेंज किया, बराबर. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, उस वक्त हाइड्रोजन की डिस्कवरी हो चुकी थी, है ना. हाइड्रोजन से शुरुआत की और थोरियम से यहां पर खत्म हो रहा था, बराबर. अब इन्होंने क्या रिलेशन बताया बेटा, एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट. हर 8वां जो एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट हाइड्रोजन से लेके कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन से लेके जो 8वां एलिमेंट आता है उस 8वें की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी के साथ क्या है बेटा, सिमिलर है. आ गई बात समझ में. सो फॉर इंस्टेंस सोडियम द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम रिसेंबल्ड लिथियम इन प्रॉपर्टीज. इसलिए यहां पर सोडियम जो है लिथियम से 8वां एलिमेंट है, इसलिए सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी यहां पर मैच होती हुई हमें दिख रही है, बराबर. सो न्यूलैंड्स लिंक दिस पैटर्न टू द म्यूजिकल ऑक्टेव्स, हेंस ही टर्म एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. जैसे कि हमारे इसमें सुर है, 7 सुर है ना, सा रे ग म प ध नि, बराबर. और सा जो ये स्टार्टिंग का सा है और 8वां जो सा है, दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है. तो यही कंसेप्ट इन्होंने न्यूलैंड ने यहां पर फिट किया है. आ गई बात समझ में. आफ्टर दैट अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस रहे हैं, है ना, जिसको भी हम स्टडी करेंगे. देखो डू यू नो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि पहले मैंने आपको बता दिया, सारे गम पधनी और सा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट्स इंक्रीजेस फ्रॉम सा टू नी. सा से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है लगभग नी तक,
बराबर। आफ्टर नी द नेक्स्ट सा हैज डबल द फ्रीक्वेंसी मार्किंग द कॉम्प्लीशन ऑफ वन सप्तक, है ना। अब यहां पर जब सा रे ग म प ध नी सा, तो आखिर का जो सा है ये क्या करता है बेटा, उसको कंप्लीट करता है, बराबर। सो इन द वेस्टर्न म्यूजिक द 7 नोट्स आर डो रे मी फा सो ला टी, है ना। वेस्टर्न म्यूजिक में ये अलग है, हमारे म्यूजिक में, ट्रेडिशनल म्यूजिक में ये अलग है, बराबर। Do at a double the frequency marks 8 note forming the octave in the western music। यहाँ पर म्यूजिकल कंपोजिशंस डिराइव्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस नोट्स। इन्हीं नोट्स के बदौलत म्यूजिकल कंपोजिशंस को यहाँ पर डिस्कवर किया गया, है ना। और आफ्टर दैट अब देखो किस तरीके से प्रॉपर्टी रिसेम्बलेंस करती है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर एलिमेंट है, बराबर, हाइड्रोजन, है ना, सा रे, लिथियम ग, बेरियम बी, उसके बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बराबर। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मेल खाती, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी मेल खाती है, बराबर। उसके बाद में यहां पर सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी मेल खाती है, बराबर। लेकिन ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो में ये यहां पर फिट नहीं बैठ पाता। अब इसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशंस है, बराबर। अब देखो यहां पर कुछ लिमिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है बेटा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैड लिमिटेशंस, इट अप्लाइड ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ये लॉ क्या होता है बेटा, अप्लाई होता है। उसके बाद न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट्स इन द 7/8 टेबल विद द 56 बॉक्सेस, बट सम बॉक्सेस हैड 2 एलिमेंट्स। यहां पर उन्होंने क्या किया बेटा, 7/8 का एक टेबल बनाया, है ना, 7 रोज 8 कॉलम्स। सो यहां पर 56 बॉक्स थे टोटल, लेकिन कुछ बॉक्सेस में उन्होंने एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को डाल दिया, बराबर। ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद एलिमेंट्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेर प्लेस्ड अंडर द सेम नोट, है ना। अब जिन एलिमेंट्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टी है, सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सेम नोट पे प्लेस किया गया, ये भी एक यहाँ पर कमी थी। और इसके ऊपर सवाल आपको डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, या फिर ऐसा सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बराबर। सो ये प्रिपेयर रहना है आपको इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स CO and Ni were placed under do with halogens while Fe was placed under the Ti with the non-metals O and S। अब Fe जो है ये क्या है बेटा, फेरस आयन है, बराबर। अब आयन को हम ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कैसे प्लेस कर सकते हैं, है ना, वो ये दिक्कत है। द लॉ कुडंट अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एज देयर प्रॉपर्टीज डिडंट फिट द पैटर्न। यहाँ पर न्यूली डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है उसमें ये लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए फिर इसको आगे चलकर कंटिन्यू नहीं किया गया, है ना। आफ्टर दैट उसके बाद देखो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर क्या आता है बेटा, मेंडेलीव्स पीरियड। मेंडेलीव भी एक बहुत होशियार साइंटिस्ट थे, है ना। इन्होंने एक टेबल बना दिया, है ना, और उसी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को लेकर आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने बनाया है। आ गई बात समझ में। सो देखो यहाँ पर रशियन साइंटिस्ट Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements from 1869 to 1872, है ना। 1869 से 1872 के बीच में इन्होंने इस टेबल को इन्वेंट किया, डेवलप किया। He considered atomic mass as the standard and arranged 63 known elements in increasing order। उन्होंने क्या कंसीडर किया बेटा, एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड कंसीडर किया और 63 एलिमेंट्स उस वक्त पता थे, है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर दिया, बराबर। सो मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द टेबल बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर क्या क्राइटेरिया रखा था बेटा मेंडेलीव ने, यहां पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सेम है उसको उसने एक ग्रुप में बांट दिया, बराबर। सो दिस प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या था बेटा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज, बराबर। ये सब चीजें इसमें क्या थी बेटा, इन्वॉल्व थी। ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट है ये रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं, बराबर। सो
मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड द पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटॉमिक मास, उनके हाइड्रेट्स और ऑक्साइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी डेंसिटी, इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर मेंडेलीव ने फिर पीरियोडिक लॉ जो है वो फॉर्मुलेट किया, बराबर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. The vertical columns in the Mendeleev's periodic table are called groups. जो वर्टिकल कॉलम्स है हमें दिखते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप्स बोलते हैं. while the horizontal rows are called the periods. जो हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल जो रो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स बोलते हैं. आ गई बात समझ में? क्लियर है? आफ्टर दैट, उसके बाद देखो यहां पर सबसे पहले आपको इस चीज को पूरा ऑब्जर्व करना है ना. अब ये क्या है बेटा? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है, बराबर. यहां पर आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 ऐसे दिख रहे हैं, बराबर. अब यहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन को इन्होंने प्लेस किया है. हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा आपको? यस. उसके बाद में लिथियम, सोडियम, बराबर. अब देखो ना, सीरीज 1 से लेके 12 तक है, बराबर, है ना. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना. सो इस तरीके से इस टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है ना. इसके ऊपर सवाल आपको ये आ सकता है, ये टेबल तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर ये सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑन विच मेंडेलीव्स फॉर्मुलेटेड द पीरियोडिक लॉ, है ना. ऐसा सवाल आ सकता है, बराबर. तो इसका आंसर भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दे दिया है ना. इसको ही थोड़ा सा डिस्क्राइब करके अगर आप अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बराबर. अब देखो यहां पर इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट. कौन से साइंटिस्ट है बेटा? ये डिमिट्री मेंडेलीव, इनका नाम था डिमिट्री मेंडेलीव, है ना. 1834 में ये पैदा हुए थे, 1907 में दुनिया छोड़कर गए. वॉज अ प्रोफेसर इन द सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी. सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे. एंड यहां पर ही मेड अ सेपरेट कार्ड फॉर एवरी नोन एलिमेंट शोइंग इट्स एटॉमिक मास. उन्होंने क्या किया बेटा? हर नोइंग एलिमेंट को एक सेपरेट कार्ड दिया, एक सेपरेट पोजीशन दी, वो उसका एटॉमिक मास शो करती थी. ही अरेंज्ड द कार्ड्स इन द अकॉर्डेंस विद द एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच रिजल्टेड इन द इन्वेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट. देखो इन्होंने काफी अच्छी तरीके से, और हालांकि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास मौजूद है, ये जो मेंडेलीव है उनके ही पीरियोडिक टेबल के बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चराइज किया गया है. आ गई बात समझ में? सो आफ्टर दैट मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स देखो. मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट साइंटिफिक नॉलेज इज ऑलवेज इवॉल्विंग. मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कौन से आइडिया के बेस पे था बेटा? कि साइंटिफिक नॉलेज हमेशा इवॉल्व होती रहती है. ही रिवाइज द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स टू फिट देयर प्रॉपर्टीज बेटर. उसने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को भी रिवाइज किया ताकि उनके प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से सेपरेटली हम पुट कर सके. उसके बाद जैसे कि ही करेक्टेड द बेरिलियम्स एटॉमिक मास फ्रॉम 14.09 टू 9.0 प्लेसिंग इट बिफोर बोरॉन. बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले ज्यादा माना जाता था, लगभग 14.09. उन्होंने उसको चेंज किया, है ना, प्रूफ करके 9.4 पे लेके गए. इसलिए उसको बोरॉन से पहले प्लेस करना पड़ा, जो कि बोरॉन के बाद में आता था सीक्वेंशियली, है ना. सो Mendeleev's left gaps in the table for undiscovered elements predicting their properties and atomic masses. और एक अच्छी बात जो मेंडेलीव ने की वो क्या थी बेटा? उन्होंने क्या किया? उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स रखे, जिन गैप्स के ऊपर जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो वहां पर रखे जा सकते हैं, बराबर. सो ये खास बात थी, बराबर. अब इसमें से 3 जो है ना, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, were later discovered as a scandium, gallium and germanium, है ना. इन्होंने पहले वो जो ब्लैंक स्पेसेस थे उसके ऊपर कुछ नाम दिया था उनको, है ना. उनको पता नहीं था कि एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड सीक्वेंस उनको लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होगा जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. तो उन्होंने 3 नाम दिए थे. इका बोरॉन बन गया बेटा स्कैंडियम, SC, बराबर. इका एल्यूमिनियम बन गया बेटा गैलियम, Ga, और इका सिलिकॉन बन गया बेटा जर्मेनियम, Ge. आ गई बात समझ में? क्लियर है? सो आफ्टर दैट
उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स मैच वेल विद दोज लेटर डिस्कवर विच कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ मेंडेलीव्स अप्रोच। अब ये जो प्रॉपर्टीज थी इस एलिमेंट्स की, जिन्होंने पहले ही वहां पर पुट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज और एक्चुअल में जो 3 एलिमेंट हमें मिले उसकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मेल खाती थी, और यही मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की खास बात थी। आ गई बात समझ में? सो आफ्टर दैट यहां पर देखो, मेंडेलीव्स सक्सेस led to the immediate acceptance of his periodic table as a valuable tool for understanding elements। और उस वक्त के ज़माने में लगभग 1850 के आगे मेंडेलीव्स की पीरियोडिक टेबल को ही ग्लोबली लोग इस्तेमाल करने लगे, ताकि उनको उस एलिमेंट्स का प्रॉपर ओवरव्यू वहाँ पर मिल रहा था। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? आफ्टर दैट उसके बाद देखो, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल जो हेडलाइन है इसके अंदर देखो, अब देखो, एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम, है ना। देखो अब गैलियम एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। आपको पता है गैलियम क्या बन गया बेटा, पहले क्या था, पहले क्या था, है ना। ई का एल्यूमिनियम क्या बन गया बेटा, गैलियम बन गया, बराबर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना। ई का एल्यूमिनियम, है ना, मेंडेलीव्स प्रेडिक्शन, उसका एटॉमिक मास मेंडेलीव्स के अराउंड कितना होना चाहिए था, 68 होना चाहिए था। एक्चुअल में कितना आया बेटा, 69.7, लगभग काफी ज्यादा एक्यूरेसी है ये, है ना। उसके बाद डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ई का एल्यूमिनियम की कितनी मेंडेलीव ने बताई थी, 5.9 होनी चाहिए, बराबर। एक्चुअल में कितनी आई, 5.94, बहुत ज्यादा एक्यूरेट आई, बराबर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इसने स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन ये बताया था कि काफी लो है। अब लो मतलब कितना है, 30.2, है ना। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3, यहां पर GaCl3, बराबर। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, यहां पर Ga2O3, सिमिलर। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और यहां पर एक्चुअल में भी हमें कैसा मिला, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही मिला है। आ गई बात समझ में? काफी क्लियर है चीजें? यस और नो? काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। और भी कुछ चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, इनिशियली मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल डोंट अकाउंट फॉर नोबल गैसेस लाइक हेलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। अब यहां पर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलियम, नियॉन, आर्गॉन के लिए कोई जगह नहीं थी। लेटर एज दिस गैसेस वेर डिस्कवर, जब ये गैसेस डिस्कवर किए गए इन द लेट 19th सेंचुरी, सो मेंडेलीव अकोमोडेटेड देम बाय क्रिएटिंग अ न्यू ग्रुप कॉल्ड द जीरो ग्रुप। अब इन नोबल गैसेस को मेंडेलीव ने एक नए ग्रुप में डाल दिया और उसको नाम दे दिया बेटा जीरो ग्रुप। क्या नाम दे दिया बेटा उसको, जीरो ग्रुप, बराबर। अब देखो, दिस एडजस्टमेंट सीमलेसली इंटीग्रेटेड द नोबल गैसेस इनटू द पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब इस अरेंजमेंट से क्या हुआ बेटा, जितने भी नोबल गैसेस हमारे पास मौजूद थे उनको सेपरेट जगह मिली, और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एलिमेंट्स थे उनकी पोजीशन कहीं पर डिस्टर्ब नहीं हुई। आ गई बात समझ में? सो काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, आगे देखो। उसके बाद देन कोबाल्ट CO, क्या क्या है बेटा, कोबाल्ट एंड निकेल Ni have the same whole number atomic mass leading to the uncertainty about their sequence in the Mendeleev's periodic table। जो कोबाल्ट है यहां पर भी इसकी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, डीमेरिट्स को देख रहे हैं, है ना। सो आइसोटोप्स which have identical chemical properties but different atomic masses were discovered after Mendeleev's proposed the periodic table। अब यहां पर जो आइसोटोप्स है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी रहती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहती है ना, लेकिन उसके एटॉमिक मास क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो ये बाद में डिस्कवरी हुई, है ना, मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बाद, इसलिए यहां पर चैलेंज यहां पर फेस किया गया इनको फिट करवाने के लिए। उसके बाद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास अमॉन्ग एलिमेंट्स इज नॉट यूनिफॉर्म व्हेन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहां पर जो इंक्रीज इन एटॉमिक मास जो है वो यूनिफॉर्म नहीं था जब असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया। अब इससे क्या होता था बेटा, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन द टू हेवियर एलिमेंट्स। इस वजह से दो हेवियर एलिमेंट्स के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, इसको प्रेडिक्ट करना यहां पर मुश्किल बन रहा था। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आफ्टर दैट उसके बाद देखो, डीमेरिट्स के अंदर और भी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन,
है ना, हाइड्रोजन की पोजीशन shows the similarity with the halogen group VII. For example, the molecular formula of hydrogen is H2. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? H2 है, बराबर. while the molecular formula of the fluorine and chlorine are F2 and Cl2 respectively, है ना. अब देखो यहां पर इस चार्ट में सिमिलैरिटी इन हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के अंदर आपको यहां पर कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, बराबर. इन द सेम वे देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स. जैसे कि ग्रुप 1 में आते हैं, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा फॉर्म विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. अब यहां पर क्या हुआ बेटा, इनके ग्रुप्स तो डिफरेंट है लेकिन फिर भी इनके अंदर हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली है, बराबर. सो ऐसे केस में ऑन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टीज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, ऊपर के प्रॉपर्टीज को कंसिडर करके हम डिसाइड नहीं कर सकते वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल ग्रुप 1 या फिर ग्रुप ऑफ हैलोजेंस ग्रुप 7. आ गई बात समझ में? ग्रुप 7 में होना चाहिए या ग्रुप 1 में होना चाहिए, अल्कली में होना चाहिए, हैलोजन में होना चाहिए, ये कंफ्यूजन यहां पर बना हुआ हमें दिखता है. आ गई बात समझ में? क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो अब हम क्या देखेंगे बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है. सो देखो, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल यूज एटॉमिक नंबर्स एज अ सीरियल नंबर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर डीपर सिग्निफिकेंस. देखो मेंडेलिव्स की पीरियोडिक टेबल के पहले यहाँ पर एटॉमिक नंबर को ही हम सीरियल नंबर के साथ जोड़कर यहाँ पर कैलकुलेट करते थे, राइट. सो इन 1913 हेनरी मोसले डिमॉन्स्ट्रेटेड, 1913 में हेनरी मोसले ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एटॉमिक नंबर Z, जिससे डिनोट होता है, ये Z से डिनोट होता है, करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस डिटरमाइंड थ्रू द एक्सरे एक्सपेरिमेंट. एक्सरे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एक्चुअली एटॉमिक नंबर किसे कहना है ना. एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस, बराबर. उसके बाद देखो, दिस डिस्कवरी एस्टैब्लिश्ड द एटॉमिक नंबर एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स सुपरसेंडिंग एटॉमिक मास इन इंपॉर्टेंस. यहां पर एटॉमिक नंबर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था और उसके साथ साथ एटॉमिक मास, तो ये दो प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी. अब उसके बाद देखो एज अ रिजल्ट क्या मिला हमें? एज अ रिजल्ट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट एटॉमिक मास, है ना. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बताता है बेटा? उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको हम क्या करते हैं? आगे लेकर जाते हैं. आ गई बात समझ में? क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, है ना. अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा डीप में हम देखेंगे यहां पर. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंजेस एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करता है बेटा? एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करता है, बराबर. प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज देन मेंडेलिव्स टेबल, है ना. उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहां पर प्रोवाइड किया जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द एड्रेसेस मेनी प्रीवियस ड्रॉबैक्स, है ना. ये क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है. प्रीवियस ड्रॉबैक्स जो थे हमारे पास, उसके बारे में भी हमें यहां पर काफी चीजें पता चलती है. हाउएवर एम्बिग्यूटी अबाउट हाइड्रोजन्स पोजीशन परसिस्ट. लेकिन हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में जो कंफ्यूजन था वो फिर भी यहां पर हमें देखने को मिलता है. आ गई बात समझ में? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिटरमाइंड बाय एन एटम्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. It is crucial in understanding element behavior as shown in the modern periodic table, है ना. अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का बिहेवियर है उसको डिटरमाइन करना भी काफी क्रूशियल बन जाता है, बराबर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, है ना. नेक्स्ट स्लाइड देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये काम करता है ना. सो देखो, the modern periodic table consists of 7 horizontal rows.
अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। बताओ, एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बराबर। तो ये सब चीजें उसमें आपको लिखनी है ना, इसलिए जो पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, बराबर। देखो, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, है ना। उसमें क्या है बेटा, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, बराबर। उन रोज को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड्स बोलते हैं, बराबर। नंबर 1 से लेके 7 तक, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ। एंड द 18 वर्टिकल कॉलम्स, उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं बेटा, 18 है, बराबर। हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में। सो ईच बॉक्स इन द टेबल रिप्रेजेंट अ प्लेस फॉर वन एलिमेंट। हर बॉक्स जो है टेबल के अंदर वो हर एक एलिमेंट के बारे में हमें बताता है, विथ एटॉमिक नंबर सीरियली इंडिकेटेड एट द टॉप। उसके टॉप में क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है ना, जो सीरियल वाइज चलता है ना। सो 2 एडिशनल रोज, यहां पर 2 एक्स्ट्रा रोज है ना, रोज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, है ना, दी लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, बराबर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बताता हूं, है ना। द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज शोन सेपरेटली एट द बॉटम, उसको पूरे मेन पीरियोडिक टेबल से बॉटम में यहां पर शो किया गया है ना, बताऊंगा मैं आगे आपको। सो द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, सबसे पहले 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, कितने रोज है, 7, जिनको हम पीरियड बोलते हैं। लगभग 18 यहां पर क्या है, हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, बराबर, जिनको हम कॉलम है उनको हम ग्रुप बोलते हैं, बराबर। लेकिन इसके अंदर भी हमने यहां पर 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया है, बराबर। सबसे पहला एस ब्लॉक, जिसके अंदर ग्रुप 1 एंड 2 आता है ना, ध्यान से सुनो, इसको रिमेंबर करना है आपको। उसके बाद क्या है बेटा, पी ब्लॉक, जिसके अंदर ग्रुप 13 से लेके 18 तक आते हैं, बराबर। उसके बाद क्या है बेटा, डी ब्लॉक, जिसके अंदर ग्रुप्स 3 से लेके 12 तक आते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, एफ ब्लॉक, जिससे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। द zigzag लाइन इन द पी ब्लॉक डिवाइड्स द टेबल विथ मेटालॉइड्स लाइंग अलोंग इट्स बॉर्डर। जो zigzag लाइन आप देखेंगे अभी पीरियोडिक टेबल में, वो क्या करती है बेटा, डिवाइड करती है टेबल को, है ना, मेटलॉइड्स को, जो कि बॉर्डर में है, मेटल्स टू द लेफ्ट एंड नॉन मेटल्स टू द राइट। मेटल्स लेफ्ट, नॉन मेटल्स राइट, एंड मेटलॉइड्स जो कि हमें दिखते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पर कुछ और चीजें देखेंगे, और उसके बाद एक्चुअल जो इमेज है पीरियोडिक टेबल की उसको दिखाऊंगा मैं, और उसके ऊपर से समझाऊंगा, बराबर। देखो, एलिमेंट्स विद within a period exhibit slight differences in the properties, while those farther apart show the significant variation। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर स्लाइट हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट, एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप डिस्प्ले सिमिलैरिटी एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज। जो सेम ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, और उसके प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज होता हुआ दिखता है, बराबर। These characteristics in the modern periodic table are due to electronic configuration of elements। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, बराबर। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइंस द ग्रुप एंड पीरियड प्लेसमेंट ऑफ एन एलिमेंट। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताता है बेटा, ग्रुप बताता है ना, प्लेसमेंट बताता है, और पीरियड बताता है, किसका, एलिमेंट का। आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब ग्रुप्स एंड पीरियड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसको भी देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड बाय कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कैसे समझ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक का कंपैरिजन करके, बराबर। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। देखो यहां पर हर प्रॉपर्टीज हमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है और ग्रेडेशन देखने को मिलता है। हाउएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
चेंजेस स्लोली व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। एक एंड से दूसरे एंड तक जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज धीरे धीरे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट से लेकर राइट तक जब हम जाते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज धीरे 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 यहां पर चेंज होती हुई दिखती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। अब देखो हेडलाइन क्या है, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल लेकर बैठो आप, है ना, सामने मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की, टीवी की स्क्रीन है, और आपके सामने आपके बुक में जो पीरियोडिक टेबल दिया है उसको लेकर बैठो और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करो, बराबर। तब जाके ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। वैसे तो बोर्ड पे मैं दिखाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल, लेकिन पहले पॉइंट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स के साथ साथ पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर शो करना पॉसिबल नहीं है। देखो, elements within the same group share the same number of valence electron। जो सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट आते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनकी वैलेंसी क्या है, सेम है, बराबर। फॉर इंस्टेंस, ऑल अल्कली मेटल्स इन द ग्रुप 1 हैव अ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 1 के अंदर जितने भी अल्कली मेटल्स है उनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बराबर। सिमिलरली एलिमेंट्स इन अदर ग्रुप्स एग्जिबिट आइडेंटिकल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, है ना। दूसरे भी जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं उनके पास भी क्या है, आइडेंटिकल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है। अब देखो ना, इतने 118 एलिमेंट्स है अपने पास। अब 118 एलिमेंट्स को याद रखना कितना आसान हो गया है ना। अब ग्रुप को याद रखो, कौन से ग्रुप में है, अरे ग्रुप 1 में है, बराबर। उसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, 1 होगी। ग्रुप 2 में है, वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये कितना आसान बन चुका है यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मदद से। देखो, while halogens in the group 17 have 17 ग्रुप में, अब देखो यहां पर भी थोड़ा सा चेंज है। 17 ग्रुप में जो हेलोजन है उनकी वैलेंसी कितनी है, 7 है। मूविंग डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में एक एडिशनल एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता चला जाता है ना। तो काफी सिस्टमैटिकली यहाँ पर एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है ना। काफी इंटरेस्टिंग है इसको समझना। मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद, ऑल्दो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीजेस एज यू डिसेंड द ग्रुप। लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स है वो क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते चले जाते हैं। हमने पढ़ा था KLMN शेल्स जो है वो क्या होते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। कैसे इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप के टॉप से लेके नीचे तक आते हैं। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, डू यू नो में देखो, डू यू नो में कुछ चीजें देखेंगे हम। यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 92 है, बराबर। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम विथ एटॉमिक नंबर्स 93 to 118, है ना, सो आर मैन मेड। अब 93 से लेके, है ना, यूरेनियम के बाद 93 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है वो क्या है बेटा, मैन मेड एलिमेंट्स है, बराबर, है ना। सो all these elements are the radioactive and unstable and have a very short life। और ये सभी एलिमेंट्स, यूरेनियम के आगे के सभी एलिमेंट्स, ये हाईली रेडियोएक्टिव है और अनस्टेबल है, और उसकी लाइफ भी क्या है बेटा, काफी शॉर्ट है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, है ना। ओके, देखो, हाँ देखो, अब in the modern periodic table elements are arranged in an increasing order of their atomic numbers। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, बराबर। वर्टिकल कॉलम जो है उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो द सिमिलर ग्रेडेशन। जो एक ग्रुप के अंदर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर इन ऑल 7 पीरियड्स। इसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर इन द पीरियड।
पीरियड के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक जब जब जाते हैं तो स्लोली प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी चेंज होती है, बराबर। अब देखो ये एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल है ना। अब देखो क्लियरली दिख रहा है बेटा आपको, है ना। अदरवाइज आई कैन रिड्यूस द ब्राइटनेस फॉर यू, ओके। आई विल जस्ट रिड्यूस द ब्राइटनेस, है ना, समवॉट। इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ अब ज्यादा क्लियर होगा, है ना। देखो यहां पर क्या है बेटा, ग्रुप 1 है, बराबर। ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बराबर। अब देखो पीरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड है, बराबर। ये नीचे के जो है ये कैलकुलेट नहीं होते, बराबर। लेकिन देखो यहां पर ब्लॉक्स दिख रहे हैं क्या आपको, यस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ऊपर 3 ब्लॉक है, यानी कि एस ब्लॉक 1 से लेके 2 तक, डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक और पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक, बराबर। और लास्ट वन कौन सा है बेटा अपना, एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक दिख रहा है क्या, हाँ। अब ये लैंथेनाइड है और एक्टेनाइड है, बराबर। लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। अब यहां पर एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, है ना। इस जिगजैग लाइन का सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको समझाया था, बराबर। इस जिगजैग लाइन का सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको समझाया था, बराबर। चाहे तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो। आ गई बात समझ में, हाँ। अब ऊपर क्या दिया गया है बेटा, उनका एटॉमिक नंबर, और नीचे क्या दिया गया है, उनका एटॉमिक मास, बराबर। उनकी सर पे है एटॉमिक नंबर और नीचे है एटॉमिक मास। अब इसको याद कर सकते हो आप, है ना। याद करने से अच्छा इसको समझ लो, इसके प्रॉपर्टीज को समझ लो, क्योंकि डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एटॉमिक मास पूछा जा सकता है, उसका एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, पोजीशन पूछी जा सकती है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। तो ये सवाल के आंसर आपको आने चाहिए, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है डेफिनेटली। सो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप एक बार याद कर लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या देखेंगे बेटा, पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो किस तरीके से इनका इंटर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है ना। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट्स। आपको दिखेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या है बेटा, इसमें अलग अलग है डेफिनेटली, क्योंकि अलग वो पीरियड में है, वो ग्रुप में काम करती है चीजें। जब हम ग्रुप में होते हैं तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, पीरियड में वैसा है क्या बेटा, नहीं है। सो हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम। अब यहां पर नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। सो you will also find that while going from left to right within the period, जब हम पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं तब क्या होता है, the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electron also increases by 1 at a time। यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, बराबर। देखो 2 1 है, यहां पर 2, 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, बराबर। यानी कि एक एक से उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, एक एक से बढ़ रहा है। अब यहां पर भी सेम है, एक था लास्ट ऑर्बिट में, है ना। यहां पर 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक से क्या हो गया, ये बढ़ने लग गया। आ गई बात समझ में। अब देखो ना यहां पर 2, एक के है और यहां पर आर्गॉन है ना। ये पोटेशियम एटम है और ये आर्गॉन एटम है, दोनों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। अब यहां पर देखो फोर्थ पीरियड में क्या हो रहा है, देखो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यानी कि सोडियम और कैल्शियम। सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा था बेटा, 1 था। इधर कैल्शियम में कितना दिख रहा है, 2, है ना। ये सीक्वेंस आपके दिमाग में फिट होना जरूरी है, तब जाके पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आएगा और तब जाके एग्जाम में आप आंसर लिख सकते हो। आ गई बात समझ में, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम कुछ और चीजें देखेंगे, कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे, है ना। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम पीरियड के अंदर है तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इन द सेकेंड पीरियड Li to any electrons occupy 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स K and L। सेकेंड पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इन द थर्ड पीरियड Na से लेके आर्गॉन तक, सोडियम से लेके आर्गॉन तक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स, जैसे कि K, L और M,
है ना। ये जो पॉइंट्स है ये काफी डिटेल में काफी मतलब एक क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। द नंबर ऑफ elements in the first 3 periods is determined by the electron capacity of the shells and the electron octet rule, है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट जो 3 पीरियड है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी के साथ एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करते हैं। बराबर, बात क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, है ना। देखो, हाँ, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और भी कुछ चीजें देखेंगे हम, है ना। ये चार्ट को पढ़ेंगे। एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एलिमेंट्स जो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं एंड फर्स्ट पीरियड एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का जो लॉ है उसकी वजह से थर्ड पीरियड के अंदर भी हमें 8 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। बराबर, देर आर अ फ्यू मोर फैक्टर्स विच कंट्रोल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्सिक्वेंट पीरियड विच विल बी कंसिडर इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के और भी कुछ फैक्टर्स है और भी कुछ रीजंस है जो कि आगे चलकर क्लास 11th 12th में जब आप केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलने वाला है। आ गई बात समझ में? उसके बाद the chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electrons in it, है ना। अब कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है उसके ऊपर से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड होती है, आपको पता है। एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, यहां पर क्या है बेटा? शेल नंबर है किसका? वैलेंस शेल का। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इस पॉइंट के ऊपर की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? कौन से पोजीशन पे वो एलिमेंट है उसके ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि वो कितना रिएक्टिव है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने उसके अंदर शेल्स है। बराबर, उसकी एक बार पोजीशन पता होनी आपको जरूरी है। बात क्लियर है? यस और नो? द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यहां पर जो है इन पॉइंट्स के ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है पोजीशन से पता चलती है। दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। इसलिए इतने सब एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को, इतने सब एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक शेल को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, रिएक्टिविटी को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखने की बजाय हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं और एक बार आपको उसकी पोजीशन पता चल गई, किस पोजीशन पे वो एलिमेंट बैठा है, तो पीरियोडिक टेबल का रूल आपके दिमाग में लाना है और वो रूल अप्लाई करके आपको सब डेटा, सब कुंडली उस एलिमेंट के बारे में वहां पर मिलने वाली है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, नाउ यहां पर देखो शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2n स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी बन गई बेटा? 2 लिथियम एल शेल में। एन ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना 8th स्टैंडर्ड में, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। उस हिसाब से 8 है, 18 है और 32 है। KLMN इस हिसाब से ये क्या होती है? चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द शेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स पे पॉइंट्स यहाँ पर चलते जा रहे हैं, काफी मजा आपको आ रहा है। यस, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल periodic trends refer to regular variations in the certain properties of the elements within the period or groups. In this standard we will focus on the 3 properties. इस स्टैंडर्ड में हम सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? उसकी वैलेंसी है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी एटॉमिक साइज और तीसरी प्रॉपर्टी है मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। 3 प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम आगे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। बराबर, अब देखो
वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है बेटा? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके हिसाब से वैलेंसी डिटरमाइन की जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? अनटिल एंड अनलेस ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। बराबर, क्लियर है? नाउ देखो, अब हम क्या देखेंगे बेटा? एटॉमिक साइज को देखेंगे। किसको देखेंगे? एटॉमिक साइज। देखो, साइज और वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की साइज एंड वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, पता है सबको, राइट? सो द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। डेफिनेटली एटम की साइज किससे इंडिकेट की जाएंगी? सपोज यहां पर क्या है बेटा? यहां पर न्यूक्लियस है और यहां पर क्या है उसकी? ये न्यूक्लियस से लेके जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस है। अब जितनी बड़ी रेडियस होगी उतनी बड़ी उसकी क्या होगी बेटा? एटॉमिक साइज होगी। बराबर, क्लियर है? नाउ एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस से लेके एटम तक, न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहां से लेके न्यूक्लियस तक, या फिर न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस। आ गई बात समझ में? क्लियर है? नाउ देखो, यहां पर O है, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक रेडियस कितना है बेटा? 66 pm में दिया गया है। बोरॉन है 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, बेरिलियम 111, लिथियम 152। आ गई बात समझ में? अब देखो, एटॉमिक साइज के बारे में कुछ और चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है, राइट? सो दिस डिक्रीज ऑकर्स बिकॉज, ये डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता चला जाता है। बराबर। सो विथ ईच स्टेप टू द राइट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, है ना? हर स्टेप से राइट में जब हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट से क्या होता है? बढ़ता है। However, the additional electron is added to the same outermost shell. लेकिन फिर भी हम सेम आउटर मोस्ट शेल के अंदर एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। बराबर। द इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के तरफ खींचा चला आएगा। बराबर। सो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एटम, और इसी वजह से एटम की साइज क्या होती है बेटा? रिड्यूस होती चली जाती है ना? देखो, सोडियम, पोटेशियम, रोबियम, CS एंड लिथियम, राइट? देखो उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो कुछ पॉइंट्स है यहां पर और, है ना? यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब ग्रुप से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। बराबर। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप न्यू शेल इज एडेड। ये क्यों होता है? जब हम ग्रुप में नीचे नीचे चले जाते हैं तो एक एक शेल वहां पर ऐड होता चला जाता है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए जितने शेल ऐड हो गए बेटा उतना ज्यादा डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का वो इंक्रीज होगा, और इसलिए उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितनी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुई उतना एटॉमिक साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, और इसी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखो यहां पर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे 2-3 स्लाइड में, ठीक है? देखो, पीरियोडिक टेबल सेपरेट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स विद द जिगजैग लाइन, है ना? एक पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन बताई थी मैंने आपको। यस, ये क्या करता है बेटा? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को सेपरेट करता है। बराबर। मेटल्स और ऑन द लेफ्ट, मेटल कहां पर है? लेफ्ट में है। नॉन मेटल्स जो है वो राइट में है, और मेटलॉइड्स जो है वो बॉर्डर ऑफ दिस लाइन में है।
आ गई बात समझ में? सो दिस अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये अरेंजमेंट किस तरीके से की है, उस मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उस हिसाब से की गई है, बराबर। मेटल्स टेंड टू फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करते हैं बेटा, कैटायंस को फॉर्म करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? नॉन मेटल टेंड टू फॉर्म एनायंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, एनायंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, सीकिंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस वजह से क्या होता है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज डिटरमाइंड बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अब उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना है उसके ऊपर ही ये एबिलिटी डिपेंड करेंगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा। मेटल्स हैव अ फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड अ स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनहांसिंग देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जिबिट मेटालिक कैरेक्टर। इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन लूज होके मेटालिक कैरेक्टर को वो एग्जिबिट करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। अब देखो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू है, बराबर। देखो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे ये तीन चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बराबर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बराबर, एंड थर्ड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। आ गई क्या बात समझ में? इसको दिमाग में फिट करना है, ठीक है। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, मेटल है। ऑकर कलर का, येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है, मेटालॉइड है। और उसके बाद में ये जो कलर है ना, ये कौन सा है बेटा, नॉन मेटल है, बराबर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके। अब देखो कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, है ना, और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। एडिंग अ न्यू शेल lowers the effective nuclear charge enhancing the tendency to lose the electron। यहाँ पर न्यू शेल की वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो रिड्यूस होता है ना, और उसी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो इनहांस हो जाती है, बराबर। सो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन अ कंप्लीट ऑक्टेट इन द पेनुल्टिमेट शेल, इंक्रीजिंग कैटायन स्टेबिलिटी एंड प्रोमोटिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस, है ना। यहाँ पर कैटायन स्टेबिलिटी आती है और फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस होता हुआ हमें दिखता है। आ गई बात समझ में? उसके बाद देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप as the tendency to lose electrons strengthens। देखो मेटालिक कैरेक्टर्स जो है वो मेटालिक कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज डाउन होते हैं, है ना, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। विद इन अ पीरियड द आउटरमोस्ट शेल रिमेन्स द सेम बट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस व्हाइल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, है ना। पीरियड के अंदर आउटरमोस्ट शेल जो है वो क्या होता है बेटा, द आउटरमोस्ट शेल रिमेन्स द सेम बट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस व्हाइल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। दिस इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, रिड्यूसिंग द टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जो है वो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बराबर। सो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस लीड टू अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और उसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, है ना। लेफ्ट से लेके राइट तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, बराबर। इनहांसिंग द टेंडेंसी to form the anions and thus the non-metallic characters of an
एलिमेंट, और इसी वजह से एनायंस का फॉर्मेशन होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखता है। Always remember, while going downwards in any group, the electropositivity of the elements goes on increasing. जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं किसी भी ग्रुप में, वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, बराबर। वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, बराबर। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से लेके जब राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। इसका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, उल्टा है। लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, हायर द रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लार्जर है, बराबर, तो उस वजह से फिर क्या होगा, रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। नाउ यहाँ पर अपना चैप्टर जो है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, अब ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखो, द ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर्स ऑफ द हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 के अंदर हैलोजन फैमिली के कुछ मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला X2, बराबर। ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, दस द फ्लोरीन जिसको हम F2 बोलते हैं एंड द क्लोरीन Cl2 आर द गैसेस, बराबर। लेकिन ब्रोमीन Br2 इज अ लिक्विड वाइल आयोडीन I2 इज अ सॉलिड, बराबर। देन डू यू नो में देखो M plus 2H2O, MOH taken twice plus H2, a general chemical equation क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज गिवन अबव, while going down the second group as a Be, Mg, Ca, Sr, Ba, the gradation in this chemical property of the alkaline earth metals is seen. While going down the second group, the reactivity of the alkaline earth metals goes on increasing and thereby the ease with which the reaction takes place also goes on increasing, है ना। जब जैसे जैसे हम सेकेंड ग्रुप से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इंक्रीज होती है, इसलिए आसानी से रिएक्शन जो है वो कैरी होती है, बराबर। दस द बेरिलियम Be डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, Be जो है, बेरिलियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम Mg रिएक्ट विद द स्टीम वाइल कैल्शियम, स्ट्रोटियम एंड बेरियम रिएक्ट विद द वाटर एट अ रूम टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग रेट्स। आ गई बात समझ में। तो बच्चों काफी डिटेल में हमने यहाँ पर चैप्टर के अंदर हर एक कंसेप्ट को डिस्कस किया है, काफी डिटेल में 1 बाय 1 हर पॉइंट को मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनकी भी एग्जाम पास आ चुकी है उनके साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर में।